हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे रुधिर का थक्का कैसे बनता है। रुधिर का थक्के का मतलब क्या है? रुधिर का जमना। रुधिर जमता कैसे है? देखिए, हमारे शरीर में घायल भाग से जो खून बहता है वह वायु के संपर्क में आने के बाद जम जाता है। इसी को रुधिर का स्कंदन या रुधिर का जमना बोलते हैं। अब समझिए कि रुधिर वायु के संपर्क में आने के बाद जम जाता है, लेकिन यही रुधिर जब हमारी शरीर की वाहिनियों में घूमता है, दौड़ता है, परिक्रमण करता है तो अंदर शरीर में नहीं जमता है, जबकि जीवन पर्यंत तक रुधिर हमारी वाहिनियों में दौड़ता रहेगा। हृदय चल रहा है, इधर हृदय पंप कर रहा है, और जैसे ही हृदय रुधिर को पंप करता है, घुमाता है, पूरे शरीर में वो घूमता रहता है, लेकिन जमता नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं जमता है? कौन सा प्रति स्कंदन है जो उसे जमने नहीं देता? इस चीज़ के बारे में समझेंगे। और अब ये भी समझेंगे कि रुधिर स्कंदन में विटामिन के की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है विटामिन के का। वो कैसे अपना रोल अदा करता है इसमें, उस चीज़ के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रुधिर का थक्का, ब्लड कागुलेशन। ब्लड कागुलेशन को रुधिर स्कंदन भी कहते हैं, रुधिर का जमना भी कहते हैं। देखिए, शरीर में इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद खून का बहाव होता है और खून वायु के संपर्क में आता है। वायु के संपर्क में आने के बाद कुछ ही मिनटों में वह जम जाता है, एक पपड़ी सी बन जाती है। उसी को रुधिर स्कंदन या फिर ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कागुलेशन बोलते हैं, या रुधिर का जमना बोलते हैं। उसके चारों ओर एक पीला सा लिक्विड पदार्थ रह जाता है, उसको सीरम बोलते हैं। उसके अंदर क्लॉट इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता है, और न ही उसके अंदर ब्लड पार्टिकल होते हैं जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो इनके ना होने की वजह से उसका क्लॉट नहीं बन पाता, तो वह हल्का पीला सा पदार्थ चारों ओर पपड़ी के रह जाता है। अब समझिए मैकेनिज्म क्रिया देखते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है। घायल भाग की क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिनियाँ और ऊतक प्लेटलेट्स दो फैक्टर रिलीज करते हैं, या दो कारक रिलीज करते हैं। पहला कारक है सेरोटोनिन, दूसरा है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दो कारक रुधिर के बहाव को किस प्रकार कम करते हैं, ये हम देखेंगे। दो कारण दिए हैं इसके, दो प्रकार से इसमें बताया है कि इन दो कारक ये किस प्रकार से रुधिर के बहाव को कम करते हैं। पहला देखेंगे वासोसंकीर्णन। वासोसंकीर्णन में सेरोटोनिन क्या करता है कि रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण कर देता है। संकीर्ण का मतलब कि उन्हें बहुत बारीक कर देता है, जिससे रुधिर का बहाव कम हो जाता है। दूसरा हो जाता है थक्का बनना, क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन में क्या होता है? फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिनोजन विलयशील रुधिर प्रोटीन है, और फाइब्रिन क्या है? अघुलनशील तंतु प्रोटीन है। ये तंतुओं का बारीक जाल होता है, इतना बारीक जाल होता है कि इसके अंदर से ब्लड पार्टिकल बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए ये पपड़ी की तरह बन जाता है और ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड का थक्का बोलते हैं, रुधिर का थक्का बोलते हैं। अब देखिए फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कैसे बदलता है, ये 3 स्टेप में समझेंगे। ये सरल नहीं है, इसे 3 स्टेप में समझेंगे। पहले स्टेप में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। तो क्षतिग्रस्त ऊतक रुधिर प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है, रिलीज होता है। ये प्लाज्मा में घुलित कैल्शियम आयन और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्रिया करके प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम बनाता है। दूसरा स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना या परिवर्तित होना। देखिए, प्रोथ्रोम्बिनेज कैल्शियम आयन की उपस्थिति में हीपेरिन को निष्क्रिय कर देता है। हीपेरिन एक प्रतिस्कंदन है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है, तथा प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय प्रोटीन है, इसे सक्रिय प्रोटीन थ्रोम्बिन में बदल देता है। तीसरे स्टेप में क्या होगा? फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना। फाइब्रिन क्या है? तंतुओं का बारीक जाल होता है, यही जाली होती है कि रुधिर को बाहर जाने से रोकती है। इसी को पपड़ी बोलते हैं, इसको रुधिर का थक्का बोलते हैं। ये कैसा होता है? देखिए, दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना। तो क्या हुआ? प्रोथ्रोम्बिन एक निष्क्रिय प्रोटीन है, ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगी, और थ्रोम्बिन क्या है? एक सक्रिय प्रोटीन है। अब क्या होगा? इसमें फाइब्रिनोजन के साथ क्रिया करेगी। क्या करेगी? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति काम करता है और इसके साथ क्रिया करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा। फाइब्रिन बहुत बारीक तंतु का जाल होता है, ये इतना बारीक जाल होता है कि ब्लड पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा पाते, जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या और भी पार्टिकल इससे बाहर नहीं जाएंगे। एक पपड़ी सी जम जाएगी और ब्लड को बाहर जाने से रोक देगा, और उसके चारों ओर एक पीला सा पदार्थ बन जाएगा जिसे सीरम बोलते हैं। वो जमता नहीं है, उसके अंदर क्लॉट नहीं बनेगा क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोजन भी नहीं होता और उसके अंदर आरबीसी भी नहीं होता। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉट बनता है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है। अब देखिए दूसरी बात समझिए, इसमें हम देखते हैं कि यही रुधिर वायु के संपर्क में आने के बाद जम जाता है,
फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाता है, फाइब्रिन तंतु का जाल होता है। लेकिन जब ये रुधिर हमारी वाहिनियों में घूमता है, दौड़ता है, परिक्रमण करता है, तो उस समय क्यों नहीं जम पाता है, ये भी हम समझेंगे। वाहिनियों में स्कंदन क्यों नहीं हो पाता है, तो वाहिनियों के आंतरिक स्तर जो होता है उसे बोलते हैं एंडोथीलियल स्तर। ये बहुत चिकना स्तर होता है, ये इतना चिकना स्तर होता है कि प्लेटलेट इससे चिपकते नहीं हैं, और जब प्लेटलेट नहीं चिपकते तो फिर थक्का भी नहीं बनता, क्लोट भी नहीं बनता। दूसरा क्या होता है कि इसी स्तर पे, लेयर पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर रखते हैं, अपने पास नहीं आने देते, दूर रखते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर क्लोट नहीं बनता। दूसरा कारण होता है कि हमारी वाहिनियों में प्रतिस्कंदन होता है, जैसे कि हीपेरिन। हीपेरिन हमारे लीवर में होता है, और हीपेरिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता है, वो रोकता। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन अगर थ्रोम्बिन में बदल गया तो थ्रोम्बिन में बदलने के बाद क्या होगा, फाइब्रिन बन जाएगा, और फाइब्रिन बनने के बाद क्लोट बन जाएंगे। तो हीपेरिन क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में नहीं बदलने देता है, और जब ये थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा तो रुधिर के अंदर, रुधिर वाहिनियों में, शरीर के अंदर रुधिर वाहिनियों में ब्लड नहीं जम पाएगा, उसके क्लोट नहीं बनेंगे। तीसरा हम पॉइंट समझते हैं कि विटामिन के की क्या भूमिका है रुधिर स्कंदन में। रुधिर स्कंदन में विटामिन के की भूमिका देखिए, विटामिन के क्या करता है कि हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन को संश्लेषित करता है। विटामिन के की वजह से ही हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही लीवर में बनता है वैसे ही हमारा हीपेरिन भी लीवर में होता है। तो हीपेरिन क्या है, प्रतिस्कंदन, जो वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है। लेकिन प्रोथ्रोम्बिन क्या है कि ये कैल्शियम आयन के साथ, जो प्लाज्मा में घुलित कैल्शियम आयन होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय प्रोटीन है, तो फिर थ्रोम्बिन में सक्रिय प्रोटीन में इसे बदल देता है। और सक्रिय प्रोटीन फाइब्रिनोजन के साथ एंजाइम की तरह काम करता है, और एंजाइम की तरह काम करके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन क्या होता है, एक बहुत बारीक तंतु का जाल होता है, इतना बारीक जाल कि इसके अंदर से ब्लड पार्टिकल बाहर नहीं जा पाते। जैसे कि आरबीसी हो गया, और भी ब्लड के अंदर पार्टिकल हैं, वो बाहर नहीं जा पाते, एक पपड़ी सी बन जाती है, लेयर बन जाती है, और ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसी को ब्लड का थक्का बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्लड क्लॉट के बारे में समझें। रुधिर का थक्का क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों जमता है, ये हमने स्टेप टू स्टेप समझे। इसी के बाद इसमें वाहिनियों में क्यों नहीं जम पाता है, तो हमने बता दिया कि ये वाहिनियों में इसलिए नहीं जम पाता है। फिर विटामिन के क्यों रोल अदा करता है, क्योंकि विटामिन के क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है। अगर विटामिन के शरीर में नहीं तो प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण नहीं होगा, और जब संश्लेषण नहीं होगा तो थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा, और थ्रोम्बिन की वजह से फिर फाइब्रिन नहीं बन पाते, तंतुओं का जाल नहीं बन पाता। इसीलिए क्लोटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों में एक समस्या होता है, हीमोफीलिया एक रोग हो जाता है, उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, जम नहीं पाता। ये आनुवंशिक बीमारी है, जो घातक बीमारी है, जिसमें डेथ तक की हो जाती है। तो इस प्रकार हम ब्लड क्लॉट के बारे में समझे, और उम्मीद है आप भी कुछ समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।